आज जनाब बड़े मशहूर कुन और मेरे पहले तो प्रोफेसर इंग्लैंड में रॉजर मैकनेली उनका नाम है, वो हमेशा मुझे कहते थे कि ऑलवेज थिंक ऑफ अनथिंकेबल। तो आज जो मनाजिर मैंने देखे हैं वो इमेजिन नहीं हो सकते थे। यानी कि एक फ्रेम के अंदर इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो हलफ लेते हुए, सदर आरिफ अलवी PTI के हलफ लेते हुए, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर। पहले तो आप ये आज का सबसे अनथिंकेबल मंजरनामा जो आज से 3 हफ्ते पहले कोई सोच भी नहीं सकता था वो देखिए। हमें अमेरिका फतह किए बगैर कंट्रोल करेगा इन स्टूजेस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। 3 स्टूजेस साजिश का हिस्सा थे। ये जो मीर जाफर को ऊपर बिठा दिया है NRO 2 के लिए, क्योंकि अब इसको NRO मिल जाएगा, चोरी सारी इसकी और इसके सारे टब्बर की चोरी माफ हो जाएगी। उसके लिए ये पाकिस्तान को गुलाम बनाएगा। ये जब NRO 2 लेंगे तो पाकिस्तान के सारा इंसाफ के निजाम की कब्र खोदी जाएगी, वो दफन हो जाएगा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। हम इसको कभी तस्लीम नहीं करते। ये अकेला आदमी फैसले करता है और इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जनाब मंजरनामा कैसा था सर? ये मैं आपको कामरान मैं एक बात बताऊं सर, पिछले दिनों काफ़ी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि ये हलफ नहीं उठाएगा, बनते ही टूट गई, दरारें आ गई, ये सब बातें आप लोग भी देखते रहे, TV पे कहते रहे। मेरा ख्याल है कल इनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उससे मशावरत की आखिरी मरतबा बिफोर गोइंग फॉर द ओथ। वहाँ पे 3 लोगों ने इख्तिलाफ राय का इज़हार किया, लेकिन मेजॉरिटी ने कहा कि ठीक है आप बिस्मिल्लाह करें चलें। इसका फ़ायदा ये है कामरान, एक तो है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है हमारी पॉलिटिशियंस की, ही इज़ वन ऑफ देम। मरियम है, ये है, एम महमूद के बेटे हैं, आफ्ताब शेरपाव के बेटे हैं, जान जमाली के बेटे हैं। जी जी, इस न्यू जनरेशन कमिंग अप, ठीक है, सही है। और इनका फ्यूचर है। और उसमें ये अपने जो इनका नाना है जो कारली भुट्टो, ये उसके फुट स्टेप पे जा रहा है और उसी जगह पे गया है जहाँ से उसने आगाज़ किया था अपनी सारी पॉलिटिक्स। आगाज़ तो उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री से किया था, लेकिन जहाँ पे स्टैब्लिश हुए वो फॉरेन। और आपको लग रहा है ये गलत डिसीजन नहीं है? वो एब्सोल्युटली नॉट गलत। देखिए उसकी वजह है, सम ऑफ द अदर वे ही हैज़ टू कम फॉरवर्ड। ये जो लोग कहते हैं ना पार्टी को कौन लीड करेगा, पार्टी कैसे चलाई जाएगी, हिज फादर इज़ देयर। आसिफ जरदारी ने जो बात कामरान करके दिखाई है वो नामुमकिन थी। ये दूसरा कौन सी बात सर? ये जो इकट्ठा किया सारों को। और एक बात में और, वो तो कह रहे साजिश हुई है अमेरिका से। एक जिसने कहा वो जाने और आप जाने, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। ठीक है। एक काम जो पहले हुआ बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ, वो था एक ऐसा मुआहदा जो उन्होंने किया जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये सबसे बड़ा फैसला है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। राइट डार साहब, वो कह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को वो हलफ उठाता हुआ देख रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा था इस विजुअल में जिसमें इमरान साहब स्पीच कर रहे थे एंड उसी टाइम बिलावल साहब हलफ ले रहे थे PTI के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से, और जरदारी साहब भी वहीं बैठे थे और जी भुट्टो के नारे लगे वहां पर, और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए थे। क्या मंजरनामा, क्या आपके तासुरात थे? नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। देखिए मैं ये देखिए कामरान, मैं समझता हूँ कि आज जुल्फ़कार अली भट्टो की रूह भी तड़प उठी होगी कब्र में, जब बिलावल जरदारी पाकिस्तानियों, जनरल ज़ियाउल हक के छोटे बेटे, बड़े बेटे तो नवाज शरीफ है ना, ये खुद ही कहते थे कि जी ये नवाज शरीफ के क्या कहते हैं जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं, फ्ला 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 फ्ला। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? सर डार साहब आपकी आवाज़ तो पूरी दुनिया में गूंज रही है इस वक्त माशाल्लाह। अब तो आप तबलीग पे निकलेंगे। जी जी जी, आ रही है ये भी जी जी। ये किसकी आवाज़ है? नवाज शरीफ का असल बाप ज़ियाउल हक है। ये मैं चाहता हूँ ज़ीम पाकिस्तानी सुने। ये नेक्स्ट जनरेशन है। ये इफ्तिखार साहब, ये नेक्स्ट जनरेशन की आवाज़ सुने आप जो कौम को बता रहे हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं बता दूं कि वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का असल बाप ज़ियाउल हक था। ये आपने सुनवाई ऑडियो, मैं क्लियर कर दूं मैं। जी अब बोलें, फरमाएं डार साहब, बोलें। सुन लें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़िया
जियाउल हक का बेटा है। खुद इनका मियां बाप कौन था? मोहम्मद नवाज शरीफ का असल इसका बाप कौन बाप था? इमरान खान का। जियाउल हक है। तो हाँ जी, इफ्तिखार साहब। अब बात मैं ये इस- है- अब जरा एक कमेंट लेने से आपने आप साथ ही मेरे साहब, डॉक्टर साहब, एक मिनट। मैं इस किस्म कुछ की फजूल अखलाकियात बहस में भी अपने आप को उलझाना नहीं चाहता, सुन तो वरना लेंगे। बात चलेगी फिर बहुत दूर तक मैं ये जाएगी। कहता और हूँ- कुछ और लोगों के भी डैडी थे चलें, अभी तो जिनके बात- कैंपेन के इंचार्ज थे, जिनके रेफरेंडम के कोई दोस्त इंचार्ज थे। मैं नहीं चाहता उस बहस में जाना, माजी से बाहर निकलें और हाल में आए और आगे चलें। जी डॉक्टर साहब, भाई मुसद्दिक साहब को लेके आए यार, अभी तो मिनिस्टर नहीं बने तो इतना लेट हो रहा है भाई। पाकिस्तानी कौम देखें, कामरान, अगर आप ये अपना कैमरा और माइक लेके पब्लिक में जाए तो पाकिस्तानी अजीम, पाकिस्तानी डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं ये मंजरनामे देख के। उनको समझ नहीं आ रही कि इनके असल चेहरे क्या हैं, ये हैं क्या, ये क्या करते रहे, क्या कहते रहे, किसका बाप कौन, किसका बेटा कौन, किसका पेट फाड़ेंगे, लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे। कौम इस वक्त डॉक्टर जो है साहब, मैं ना, आपको शौक एक में है। मजेदार चीज दिखाता हूं जो आज मैंने बनवाई है स्पेशली आज के दिन के हिसाब से, और आप तो खैर बहुत एंजॉय करेंगे। मुसद्दिक साहब, बहुत वार्म वेलकम, खास तौर पे ये आपके लिए। लो जी, जो पीएमएल ने नैरेटिव बनाया था, सबसे पहले पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को करप्ट कहने वाली ना फौज थी भड़ भड़ के आगे, ना इमरान खान साहब थे, वो थे शहबाज शरीफ और नून लीग। और आज जब हलफ ले रहे थे शहबाज शरीफ साहब उरी बिलावल भुट्टो से, तो मुझे अपना वो लाहौर कॉली फॉर वुमेन में शो जो रिकॉर्ड हुआ था शहबाज शरीफ साहब का, वो याद आ गया। इसको मैंने मिलाया है हलफ के साथ, जरा आप भी इंजॉय करें। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। कि बहैसियत वफाकी वज़ीर कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ मैं अपने फ़राइज़ दस्तूर और कानून के मुताबिक के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था, मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, सियासी मुनाफकत कहें, सियासी यू टर्न कहें, या ये कहें कि नहीं जमहूरियत ने क्योंकि आगे चलना है, सिर्फ इफ्तिखार साहब कह रहे हैं उसे आगे चलना है, नेक्स्ट जनरेशन में तो ठीक है भूल जाएं अभी जो माजी भी गुजरा है। जी, मेरे ख्याल में इस तमाम गुफ्तगू का अहाता तो ख़ुद भी कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो ये कह चुके हैं कि कुछ गुफ्तगू जो थी वो बड़ी सख्त हुई थी और नहीं होनी चाहिए थी, और इसी किस्म की गुफ्तगू के नतीजे के अंदर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई कि अगर हमने मुल्क के अंदर जमहूरियत को लेकर आगे चलना है तो हमारे सियासी इख्तलाफात रहेंगे, और बाज़ मरतबा हम जब तकारीर कर रहे होते हैं तो हम सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग कोई मुल्क दुश्मन तो नहीं है। जिस तरह अभी इस ज़माने में हो रहा है कि अगर 197 लोग जो बाएं तरफ बैठे हुए हैं उनको गद्दार कहा जाए और ये कहा जाए कि इनको असेंबली में वोट देने का हक़ नहीं, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। या ये कि आइन कुछ भी कहे मैं हल, मतलब मुसद्दिक साहब एक बात बताइए, आपके लिए ये बिल्कुल ओके है आपके वोटर के लिए कि जिस पार्टी को आपने फुली फ्रेम्ड किया एज अ करप्ट पार्टी, even before the political birth of Imran Khan in political landscape in this country, उसको आज आप जो है वजारतें भी दे रहे हैं, वजीर खारजा भी बना रहे हैं, और आप ये हमें बता रहे हैं कि इनके अंडर ही जो इनके 8-9 वजीर हैं मुल्क का खजाना नहीं लुटेगा, क्योंकि आपका तो पूरा नैरेटिव ही 2018 के इलेक्शन क्या अभी कुछ अर्से पहले तक भी यही था कि ये लोग इनसे ज़्यादा तो करप्ट कोई लोग ही नहीं है। ऑब्वियसली ये मैंने नहीं कहा, ये इफ्तिखार साहब ने नहीं कहा, ये आपने नैरेटिव बनाया था। जरदारी साहब को जितना आपने डस पहुंचाई है इतना तो शायद इमरान खान ने डस दी पहुंचाई, उसने तो आगे कैरी ऑन किया है, जिस तरह रेस में वो डंडा लेके आगे चलते हैं। तो आपके लिए ओके नून लीग के वोटर के लिए कि आज आपने इनको वजारत में लिया हुआ है, काबीना का हिस्सा बनाया हुआ है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है? देखिए, पर्सनली तो मैं, आपको मालूम है आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल में अब 8-9 साल होने को हो गए मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे सख्त कलामी नहीं करता, और ना सिर्फ आपके प्रोग्राम में कहीं भी नहीं करता, लेकिन जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं तो बड़ी शोला बयानी भी होती है और उसमें सख्त कलामी भी बाज़ मरतबा हो जाती है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप हाथ मिला के मुल्की मुफाद को लेकर आगे नहीं चल सकते या आपको नहीं चलना चाहिए। हम तो आज भी, आपने अभी देखा कि एहसन साहब ने ख़त लिखा असद को कि आप आइए और हमारे साथ ये जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं उस पर बात करें। जब इमरान खान साहब भी आए, बावजूद इसके कि वो जो भी ज़बान इस्तेमाल करते हैं अगर आप चाहें तो वो भी चला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने उनको कहा कि आइए मिसाके मईशत करें, हमारे साथ बैठे बात करें। इस वजह से मैं समझता हूँ अगर हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो बाकी ममालिक के अंदर भी बाज़ मरतबा सियासी तौर पर सख्त बातें होती हैं, लेकिन अगर आपने मुल्क आगे चलाना है और यही सियासी जमातें हैं तो आपको बैठ के मुल्की मुफाद में आगे बढ़ना होगा और सियासी नोक झोंक जारी रहेगी। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। डार साहब, ये जो खत लिखा है जो फरमारे मुसद्दिक साहब, ऐसे इकबाल साहब ने बड़ी गुड स्पिरिट में, तो क्या तरक्याती पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जिस तरह इन्होंने पीपल्स पार्टी को गले से लगा लिया इस मुल्क की तरक्की के लिए, तो आप गले तो नहीं लगा रहे ना, आप काबीना में जा रहे हैं उनकी, लेकिन क्या आप इतना कर सकते हैं कि खत का जवाब देंगे, सब बैठ के कोई तरक्याती कामों पे बात की जाए? देखें हमारा जवाब यही है कि हमें कोई शौक नहीं मिल बांट के खाने का। इनका खत भेजने का पाकिस्तानियों मकसद ये है, आओ सारे रल के लुटिए, सारे रल के खाइए, इमरान खान को भी साथ मिलाओ, जरदारी को तो मिला लिया है। अली बाबा 40 चोरों की ये जो कैबिनेट है, ये अली बाबा 40 चोरों की कैबिनेट, इनको मुबारक हो। 26 जो हैं वो ऑलमोस्ट इश्तिहारी हैं, जमानतों पे बाहर है। मैं आपके प्रोग्राम से कामरान जी PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, क्या खुदारा उन वर्कर्स के घरों में जाएं जिनकी माओं के अपने लाल इनकी सियासी रंजिशों में प्यारे हो गए, लाखों लड़ाई मार कटाई, घरों को आग लगाई, पीपल्स पार्टी वालों के, नून लीग वालों के, गली मोहल्लों में वर्करों ने कुर्बानियां दी। इन दोनों जमातों ने कहा था प्लीज होल्ड कीजिएगा, मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूं, प्लीज जरा मुझे बोलने दें। तो यार आप उन लोगों के घरों में जाएं, उनसे माफी मांगे, ऊपर बैठ के लीडरशिप ऐसे मिल गई है पाकिस्तानियों। ये दोनों जमातों के लीडर, करप्ट लीडर कामरान ऊपर बैठ के ऐसे मिल गए हैं। नीचे वर्कर्स ने लड़ मर मर जानों के नजराने पेश कर दिए। उनके घरों में जाएं, माफी मांगे उन वर्कर्स से जिन्होंने गली मोहल्लों में आपस में माफी मांगनी चाहिए इन्होंने पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को। ये पैगाम है मेरा आज। जी मुसद्दिक साहब, एक सेकंड, मुसद्दिक साहब जी प्लीज, आप जी आप पहले, जी सर प्लीज। देखें बात ये है, मैंने अपने दोस्त उस्मान डार साहब की सारी बात सुनी है। इस गुफ्तगू के बाद तो उस्मान डार पे फ़र्ज़ है कि वो कभी मेरे साथ बैठकर चाय ना पिए। जो गुफ्तगू उन्होंने की है उसके बाद क्या हक़ पहुंचता है मुझे कि मैं इनके साथ बैठूं और शाम को चाय पीऊं? ये कितनी अजीब बात है कि ये टेलीविज़न पे बैठ के मैं तो कतराता हूं, आप कहीं नज़र आ जाते हैं, चाहे क्यों भी नहीं है यार। मैं इखलाकी तकाज़ा है डार भाई, ये तो आपने ज़्यादती वाली स्टेटमेंट दी है। आप नून लीग वाले जहां बैठे होते हैं मैं इधर निकल जाता हूं, कोई बात नहीं कि मुझे शर्मिंदा नहीं हो ना पब्लिक में आपके साथ खड़े होके। आप आ जाए, मेरे पास कोई मसला नहीं है, मैं नहीं आता, फिक्र नहीं करें। सर ये ज्यादती है, डार साहब ये ज्यादती है, तसल्ली से बात करें। मुसद्दिक साहब एक डिसेंट आदमी है। डार साहब, बात ये है कि अपने आर्गुमेंट मेरे, अच्छा मुसद्दिक साहब पहले कंप्लीट करेंगे। साहब एक मिनट, ऐसी बात सर उनको बात तो करने देना, ऐसी बात ना करें। मैं ये समझता हूँ कि डार साहब को आज के बाद मेरे साथ बात नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, गाली गलोच करनी चाहिए, जहाँ नज़र आए बेशक निकालें गाली। ये दो टू फेस्ड आदमी हैं जो जब हमें बाहर मिलते हैं तो कहते हैं आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, और बड़ी इज्जत के साथ मिलते हैं। और आज टेलीविज़न पे जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, इसके बाद क्या हक पहुंचता है मुझे कि मैं इनसे मिलूं या ये मुझसे मिलूं? तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। अगर आप आराम से बात सुने, आराम से बात सुने, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, तसल्ली से बात सुने। डार साहब, आप अकेले नहीं इस प्रोग्राम में आए हुए, ठीक है? और आप बिला वजह ये आराम से आप शराफत को कमज़ोरी समझते हैं, ये बहुत बुरी बात है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी कोई शौक़ नहीं आपसे बात करने का, ना आपसे हाथ मिलाने का, ना आपकी बेगम को अपनी भाभी और अपनी बहन कहने का, कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं मिलना है तो मुझे भी नहीं मिलना है। इस वजह से ज़रा आप ध्यान कीजिए, और कोई इज्जत से बात करे और शराफत से बात करे तो उसे कमज़ोरी मत समझें, और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे थिएटर मत लगाएं
आपको नहीं मिलना, हमें भी नहीं मिलना। आपको शर्म आती है, हमें आपसे मिलने में शर्म नहीं आती। मैं आपको बुरा आदमी नहीं समझता, लेकिन अगर आपकी खुशी नहीं तो मेरी भी खुशी नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। आप बड़े आदमी हैं, अल्लाह आपको और इज्जत दे, जितनी आपके पास है इससे ज्यादा आपको इज्जत दे। हमें आपकी इज्जत बढ़ेगी तो सिर्फ खुशी होगी। दैट्स इट। राइट। डार साहब अब थोड़ा सा आप बड़ा आला जरफी का मुजाहरा किया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के बारे में। जी बोले, आप बोले, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, मैं उनको सुनवा रहा था लोगों को। बजाय कि अपने वर्कर को एड्रेस करें। मुझे कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जैसे बंदे से हाथ मिलाने की, पाकिस्तानी जैसे बंदे से ऐसे ही अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो स्मॉल डॉर में सब करता है। और भाई अपने वर्कर के सामने शर्मिंदा हो यार, तो डॉक्टर साहब ये थोड़ी आप ज्यादती कर रहे हैं। जाके अपने वर्कर से माफी मांगो। देखो टीवी टॉकिंग है, टीवी की जुबान है। डॉक्टर साहब आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? आज से पहले आपने कभी इस तरह नहीं कहा यार, या क्या हो गया आज आपको उस्मान भाई? मुसद्दिक मलिक साहब एक बड़े डिसेंट आदमी, आपका इनसे पॉलिटिकल इख्तिलाफ हो सकता है। थका हुआ आर्गुमेंट मुझे पहले ये बताए। मैं इनको ये कह रहा हूं कि भाई जो पीपल्स पार्टी के नाम पे अपने वर्कर मरवाए, लड़ाइयां कराई, जो तुम लोगों ने एक इंतशार की सियासत की माजी में 90 की दहाई से शुरू हो जाएं, तो उन वर्कर्स के घरों में जाएं, उनसे माफी मांगे आज जो किया इन लोगों ने। दूसरी तरफ भट्टो की रूह तड़प उठी है कि शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बन गया बिलावल। मैं और क्या कह रहा हूं, वो मेरे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब तुसी भी कुछ बोल लो विच। मैं तो हैरान हूं कि ये रवैया क्या है। और बातें तो बड़ी हैं। डाकुओं कहने वालों को और चपरासी कहने वालों के बारे में भी किसी ने तो किसी को कहा है। अगर वो सारे अकोमोडेट हो सकते हैं तो ये माजी, मैं तो माजी में रहना ही नहीं चाहता। मैं तो हाल में रह के आगे जाना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान को इन अंधेरों से निकालना चाहता हूँ, गुर्बत के, बेरोज़गारी के, लूट मार के, तवाइफुल मुलूकी के और कॉन्स्टिट्यूशन की जो तौहीन हो रही है, मैं इससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि कुछ दोस्त वहीं पर रहना चाहते हैं जो माजी में ज़िंदा रहना चाहते हैं। हमें माजी को छोड़ के आगे जाना है और सबको जाना है। ए बी सी का फ़र्क नहीं है। अगर नहीं जो जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि जो तारीख़ है वो इंतज़ार करती रहे। तारीख़ किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। हमारे मसाइल बहुत गहरे हैं और सबसे खौफनाक मसला जो इसका है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके एहतराम का है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो बाकी इदारे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर कमेटियां हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और उसका एहतराम नहीं है तो ये बाकी सब कुछ इररेलेवेंट है। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिबैकल हो रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप हो रहा है। हमें इससे आगे जाना है। लेकिन किस तरह आगे जाएंगे मुसद्दिक मलिक साहब? मसला ये है कि अभी आज इमरान खान साहब की स्पीच थी अवान इकबाल में, गालिबन वो कारकुन से खिताब कर रहे थे और उन्होंने इसको एक मिशन बना दिया, एक तबलीगी मिशन बना दिया। एक बहुत बड़ा मैसेज है ये, और वो कह रहे हैं कि इसमें आप आगे जाके इस तबलीग करें, इसकी ज़रा सुन लें। क्योंकि अब ये जो मैं तो हैरान हूँ आज के प्रोग्राम में भी कि जो डिवाइडिंग लाइंस बन गई हैं वो तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इफ्तिखार साहब, वो जो मैं सुनाने लगा, लेकिन डिवाइडिंग लाइंस जो बन गई है, मैं आपसे तो डिस्कस कर लूँ, मेरे साथ बैठे हैं। ये जो डिवाइडिंग लाइंस बन गई हैं ये तो बड़ी खतरनाक किस्म की है, खतरनाक है। मैं कहता हूँ अफसोसनाक है क्योंकि डार साहब ने कभी इस तरह बिहेव नहीं किया किसी भी गेस्ट के लिए। उनकी मर्जी है, लेकिन नहीं मर्जी तो है। मैं तो वो डार साहब को जाती तौर पे भी थोड़ा बहुत जानता हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कभी पर्सनल अटैक पार्टी की लाइन पर जाना है, आपकी लाइन पर तो नहीं जाना। आज आप यहाँ पे हैं, कल यहाँ पे नहीं है, और आप तो वैसे ही करप्ट किस्म के साफी हैं हम सारे। ठीक, तो मतलब है कि हमारी बात क्या आप करते हैं? बिक गया मीडिया है जी, बिक गया हुआ मीडिया। हम उसमें आते हैं, अभी जरा ठहर जाएं। आज जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये किस मुकाम और किस नहज पे ये तहरीक इमरान साहब की जा रही है। शाम को 10 बजे मेरे साथ होंगे मौलाना तारिक जमील। हम सब दुआ करेंगे अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है, गलियों में, मोहल्लों में हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक की तबलीग करें। जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है हमने। अल्लाह ताला के पैगंबर जो थे आज़ सल्लम जो है वो पैगाम लेके गए अल्लाह ताला को, और इमरान खान साहब कह रहे हैं आप मेरा पैगाम लेके लोगों में जाए और तबलीग करें इसकी। तो ये लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है। मुसद्दिक साहब, हाउ वुड यू काउंटर दिस, ये जो लेवल चला गया तहरीक का इमरान साहब की? जी मेरा ख्याल है थ्रू डिसेंसी,
और मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है। अगर किसी को कोई दावा है, अगर किसी को कोई गरूर है, अगर कोई अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को मुकाबला करना चाहता है, वो चाहे हज़रत उमर से करें या किसी और आला शख्सियत से करें, तो ज़रूर करें जी। ये उनकी अपना ज़र्फ़ है, उनका अपना ख्याल है। मैं समझता हूँ कि हमें इसका मुकाबला डिसेंसी के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ जो बातें अभी इफ्तिखार साहब ने की हैं, हमें उन्हीं बातों पे गौर करना चाहिए। हमें आइन की पासदारी करनी चाहिए। हम चाहे कोई भी शख्स जो है किसी भी वक्त किसी जत्थे को लेकर आ सकता है इस मुल्क में। किसी भी वक्त हम ये साबित कर सकते हैं कि जिसके पास डंडा है, जिसके पास बंदूक है, जो 150 लोग लाए, जो लोगों को उकसाए कि दोस्तों के ऊपर हमले करें या लोग हमसायों के ऊपर हमले करें इस बात पे कि उनकी सियासी मुखालफत है, तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो काम हमें करना है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अगर हमें गुर्बत इस मुल्क से दूर करनी है, अगर इस वक्त लोड शेडिंग हमें इस मुल्क से ख़त्म करनी है, अगर लेकिन मुसद्दिक साहब आप ये समझते नहीं कि जिस तरह के मुल्क के देखें, आप ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, ये बातें तो बड़ी अच्छी है, और ये मैं आपको अपनी चले राय दे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंडिपेंडेंट, मैं तो अपने पे ये बोझ उठा के कहता हूँ, ये आपके मुंह से बहुत अच्छी लगती है अगर आपके पास एक 5 साल का इलेक्टेड मैंडेट होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने डाका मारा है इस मैंडेट पे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानी है, लेकिन मेरी ये राय है कि ये जितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं ना, ये इवन 1.5 साल में भी नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब ने आपको 1.5 साल चैन से जीने नहीं देना। आप ये जानते हैं कि धरनों में मईशत किस तरह नीचे आई, चाइना के प्रेसिडेंट से लेके कहां तक डस्ट पहुंची, इस वक्त तो मईशत और नीचे है और इंस्टेबिलिटी है, तो आप फौरी इलेक्शन क्यों नहीं करवा लेते? कामरान सॉरी, कामरान अगर खुदा ना खास्ता एक मिनट मुसद्दिक एक मिनट। कामरान क्या ख्याल है कि अगर मईशत नीचे जाएगी तो उससे सिर्फ मैं मुतासर होऊंगा और मुसद्दिक मुतासर होंगे, आप मुतासर नहीं होंगे? जी मैं भी, कौम मुतासर नहीं होगी, गरीब लोग मुतासर नहीं होंगे, गली महलों में रहने वाले मुतासर नहीं होंगे? तो इस तरह भी तो सोचे ना। मैं कहता हूँ उनका हक है इमरान खान का कि पिछले जत्थे से ज़्यादा बड़ा जत्था लेके आए, और ये जत्थों की पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी रहेगी। आज ये जत्था लेके आएंगे, कल कोई मजहबी ग्रोह जो है जत्था ले आएगा, फिर उस मजहबी ग्रोह से बड़ा को मजहबी ग्रोह जत्था ले आएगा, और जत्थों के जरिए अगर पॉलिटिक्स करनी है तो करें, लेकिन उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान हम सबको होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। मुसद्दिक साहब, 20 लाख लोग तो इस्लामाबाद में आ रहे हैं, चारों शहरों में भी होगा एहतजाज। जी मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन 4 साल के करीब इमरान खान साहब ने हुकूमत की। हमने इमरान खान साहब से बहुत एहतजाज किया और कहा कि आप इलेक्शन करवाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आइन के मातहत हूँ और आइन की वजह से मेरे पास ये ताकत है कि एज़ वज़ीर आज़म जब मैं मेरा जी चाहे मैं असम्बलीज डिज़ोल्व करूँ और इलेक्शन करवाऊँ। यही हमारा जवाब है। हम किसी गैर आइनी तरीके से तो आए नहीं हैं। हम यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आए हैं, जिसमें आइन जो है उसके तहत एक तरीक़ाकार है, और इस वक्त हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। ये आपको मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मुल्क में 12,000 मेगावाट इजाफी बिजली 5 साल में पैदा की गई थी। ये पिछले 2-3-4 महीने में जो हमने गैस नहीं खरीदी, हमने LNG नहीं खरीदी, साहब एक तो अजान हो रही है, मैं मुनासिब समझ रहा हूं ब्रेक ले लूं, इधर अजान हो रही है, उसमें हमारी आवाज़ ओवरलैप कर रही है, तो अजान के एहतराम में मेरा ख्याल से एक ब्रेक लेके आप कंटिन्यू कीजिएगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो डार साहब से मैंने करना है कि लास्ट धरना तो नाकाम हुआ था। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पे आपने फुल दुश्मन तराजी की थी और पूरे मीडिया ने आपका साथ दिया था, जिस मीडिया को आज आप कह रहे हैं कि वो बिक गया। ये भी सवाल पूछ लेंगे आपसे, वो किस तरह बिका है, क्या एविडेंस है आपके पास। लेकिन अब क्या इस धरने से क्या नतीजा निकालेंगे आप? क्या बंद गली में नहीं चले जाएंगे? एक ब्रेक के बाद जी। एक तो व्यूअर्स मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे अपने जज्बात है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम था कुरान शरीफ वसल्लम जो लेके आए, जिसको ना ऐसा पैगाम दोबारा कभी आ सकता है, और ना उस पैगाम का आज की सियासत से या दुनिया की किसी भी सियासत से कोई ताल्लुक है। ना हज़रत सल्लम जैसे कोई इंसान, कोई नबी इस दुनिया में आए, ना उनके बाद आएंगे, ना खिलाफत राशिदा जैसी कोई खिलाफत आई। उनके दौर का तो पत्थर भी जो है वो आप आज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये तो बात जो है ना मुसलमान कंट्री है, उसके अंदर मैं ये बता दूं कि ये मुसलमानों के मजहबी जज्बात इस हिसाब से जो है ना वो जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आगे जहाँ तक बात सियासत की है, सियासत सबको करनी चाहिए, लेकिन ये बात जो है ना कुछ चीज़ों पे बिल्कुल हमारी सेटल्ड लाइंस होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई दो नंबरी होनी नहीं चाहिए कि इफ़ एंड बट्स डाल के। मेरा ये ज़ाती सेंटीमेंट है। लेकिन आगे चल के डार साहब ये उन्होंने कह दिया असेंबली हम अपने हिसाब से डिज़ोल्व करेंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फिलहाल राइट है ये,
दूसरा, मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था कि आप बंद गली में ना पहुंच जाए। तो मुझे पता है, मैंने आपके धरने को, आप वहां पे थे और हमने उसको कवर किया 122 दिन, तो आपके लिए निकलना मुश्किल हो गया जब ताहिर कादरी ने जिस दिन विड्रॉ किया था। तो अब 20 लाख लोग आप, मैं मान लेता हूँ आप ले जाएंगे एक गो के अंदर, लेकिन वो 20 लाख लोग क्या वहां पे बैठे रहेंगे और कब तक बैठे रहेंगे? और उन 20 लाख लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? डॉक्टर साहब, वहां 20 लाख लोगों को आप, वहां 20 लाख क्या 5 लाख लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं? फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर, क्या आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का भी आपको कोई मसला नहीं होगा? फिर उस मौके पे अगर आप ना भी चाह रहे हो, आपके वर्कर्स ले लें, इतना बड़ा क्राउड जब इस्लामाबाद जाएगा। देखें, ब्रेक से पहले इफ्तिखार साहब आइन और कानून की पासदारी की बात कर रहे थे, और मैं समझता हूँ इस मुल्क का आइन और कानून पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। तो इसमें हर्जी कोई नहीं है। अगर हम पिछले 3.5 साल देखें, हमारी हुकूमत में धरने, जलसा, जुलूस, फजल रहमान साहब को 2-3 दफ़ा आके कश्मीर हाईवे पे बैठे रहे हैं, जत्थों के साथ, मसल्ला अफराद के साथ बैठे रहे हैं। तो ये कौन सी कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं जो कि इन्होंने नहीं की है जी, तो पता नहीं इमरान खान कुछ करने जा रहा है। पहले ये तो कौम को हकायक बता दें या इनके कोई विजुअल्स दिखा दें। ये तो बाकायदा ब्लैकमेल कर रहे थे, थ्रेट कर रहे थे कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई और फैसला आ गया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। फजल रहमान का क्लिप सुनाएं कौम को। ये तो बाकायदा अदारों को बराह रास्त धमकियां देते रहे हैं जी। मियाँ नवाज शरीफ की स्पीचें सुनाएं कौम और मुल्क को कि हमारी अजीम पाक फौज और उसके सिपा सलार के बारे में ये जलसों में क्या कहते रहे हैं। यार अभी तो इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं है। डॉक्टर साहब, वो तो हमने उस वक्त भी कंडेम किया था, उसकी मिसाल तो लाना दें। अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की कोई कोशिश भी मेरा ख्याल से अच्छी नहीं है। मैं ये डायलॉग बाजी नहीं कर रहा, कामयाब नहीं होगी, नाकाम होगी। अगर वो नून लीग की, सर एक मिनट, नून लीग की क़यादत किया वो भी गलत था। फिर पाबंदी, राम एंकर बैठे हैं, साफी बैठे हैं, इनको भी क्या कंडेम करें जो इनका अमल था। सर ये जाने, मैं आपको अपनी बात कर रहा हूं ना, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी लग गई। अब आप क्या चाह रहे हैं कि कोई ऐसा काम करके फिर पाबंदी? डिसिप्लिन फोर्स और अदलिया पे तो बात करने के अलावा सियासत करे ना सर। वरना मेरी तो ऐसे तमाम साफी भाइयों से गुजारिश है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ज्वाइन कर लें या कोई सियासी जमातें ज्वाइन कर लें, ताकि डिबेट का मजा आएगा। कामरान पता होगा कौन है क्या, तो उससे पहले तो आप उस्मान भाई आप एक लिस्ट दे दें कि जो आपके नजदीक 2 नंबर या बीके में साथी हैं, फिर उनकी लिस्ट आप लिस्ट दे देना, विद एविडेंस दे दें लिस्ट। क्योंकि देखें इतना आप इस्लाम को कोट करते हैं, मेरी अर्ज तो सुन लेना सर। नहीं है कामरान, आप लिस्ट दे देना सर। सुन तो लो ना जी जी, तो मेरी बात, ये लिस्ट मेरे हाथ में है, लेकिन लिस्ट की जरूरत नहीं है। ये अजीम पाकिस्तानी जो आपके व्यूअर्स हैं, इनको पता है कौन बिकाऊ है, कौन मुल्क के साथ खड़ा है। नाम तो दे उनके, कौन इस वक्त ठाकुर सच की लड़ाई लड़ रहा है, ये व्यूअर्स फैसला करेंगे। अच्छा, मेरा नाम है लिस्ट में, इन पे छोड़ दो। अच्छा बात तो सुने, पाकिस्तानियों पे छोड़ दो। उस्मान भाई एक मिनट, मेरा नाम है लिस्ट में, चेक कर लें जरा। भाई आपको तो मैंने हमेशा कहा आप मेरे फेवरेट एंकर हो यार। आप हमेशा बैलेंस प्रोग्राम भाईजान, ये अब डार साहब की बात जो है ना, ये रिकॉर्ड पे आ गई। मैं फिलहाल लिस्ट में नहीं हूं, ऑन एयर का हमेशा। और यार मैंने तो हमेशा कामरान शायद आपके तकरीबन हर प्रोग्राम में बोला ये। तो सर ये जो लिस्ट है शाया कर दें, ताकि हम उनको बुला के आपके मुकाबले में लेके आए, जो भी बिकाऊ साफी है आपके बकौल। नाम बता दो, बताए पहला किसका नाम है, बताए बताए। अब ब्रेक के बाद बताता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ सबसे पहले नाम किसका इस लिस्ट में। चल इफ्तिखार साहब देखे यार, कामरान सीरियस नोट, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना है इस अली बाबा 40 चोर कैबिनेट का। और हम बात कर रहे थे सीओडी की, पाकिस्तानियों चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने किया था। सर परसेप्शन में से बन ये नहीं रही इफ्तिखार साहब के। डॉक्टर साहब एक मिनट, आसिफ अली जरदारी ने किया है। डॉक्टर साहब एक मिनट, आसिफ अली जरदारी, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब को मेरी आवाज सुनवाएं। लेकिन इफ्तिखार भाई एक बात बताएं, वो ठीक है कि इन्होंने चार्टर डेमोक्रेसी कर लिया, एक दूसरे के सियासी गुनाह माफ कर दिए एक दूसरे के, लेकिन अब ये जो जिस तरह कैबिनेट इकट्ठी उठी है, मैं अवामी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, आपकी मेरी बात नहीं हो रही। बिल्कुल सही है। उसमें तो ये जो डार साहब ये कहें या ना कहें, कि लग नहीं रहा कि यार ये तो एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड, वीक, कंफ्यूज मेरा ख्याल है बड़ी कंप्रोमाइज कंफ्यूज किस्म की कैबिनेट गई है अभी चंद दिन पहले। अच्छा, उसमें डाकू भी का भी तस्करा हुआ, उसमें चपरासियों का भी तस्करा हुआ, उसमें उन लोगों का भी तस्करा हुआ जो इन लोगों को छोड़ के इनके पास गए, इन्हीं को छोड़ के गए थे ना, कि कई बार से आए थे। हाँ या ना में जवाब जी, हाँ, वो बड़े अच्छे थे। मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता। अच्छा, मैं फ्यूचर की बात करना चाहता हूँ, मैं आने वाले कल की बात करना चाह रहा हूँ। माजी में जो हुआ सो हुआ, उसका नतीजा सबके सामने है। माजी में कब तक रहेंगे आप? सारी उम्र माजी में रहेंगे?
माजी में ज़रूर आ जाता है, माजी से सीखा जाता है, लर्न किया जाता है और फिर आगे जाया जाता है। मुसद्दिक मलिक साहब, आज एक अजीबोगरीब हरकत हुई। आज जब जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की हेयरिंग हो रही है शहबाज शरीफ साहब की, वहाँ पे पहली बात तो FIA के जो ऑफिसर हैं अली मर्दान साहब, उनको ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं FIA को। ये बड़ी अजीब बात आज हुई। नया तफ्तीशी अफसर लगाया गया और उसने कहा कि जनाब मेरा तो अभी लगाऊं, मुझे तो आप टाइम दें। उधर से शहबाज शरीफ साहब के वकील, भाई कहाँ गए मुसद्दिक साहब, उधर से शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि जी आप हमें ईद के बाद की डेट दें। तो जज साहब ने जो है वो एक बासुवाना सवाल कर दिया उससे FIA वाले से कि जनाब क्या आपको एतराज़ तो नहीं है। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। FIA जो अब शहबाज शरीफ साहब के अंडर है, मेरा सवाल आपसे ये है वो किस तरह एहतसाब कर सकेगा इंडिपेंडेंटली शहबाज शरीफ साहब का, और ये सिस्टम जो है ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ये तहरीक इंसाफ को बिल्कुल पॉइंट्स मिल रहे हैं इसके ऊपर कि जनाब देखिए हम कहते थे कि जो एलिज्ड बंदा हो, जो करप्शन के जिसमें चार्जेस हों, उसको अगर आप इक़्तिदार दे देंगे तो वो उसके नीचे FIA किस तरह काम करेगी। आप ये इमरान खान साहब के लिए भी कह सकते हैं जहांगीर तरीन वगैरह के मामले को लेके, लेकिन अभी जो मेरा पर्टिनेंट सवाल है उसका जवाब दें सर। जी FIA शहबाज शरीफ साहब के नीचे नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे है, जिसको राना सनाउल्लाह साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। और इस लिहाज से तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से तो अगर शहबाज शरीफ या कोई भी शख्स जो है वो काबीना का रुकन है या वज़ीर आज़म है या वज़ीर है, तो पूरे मुल्क के तमाम इदारों को तहलील कर देना चाहिए। वो तमाम इदारे जो उनके नीचे काम करते हैं उनको तहलील कर देना चाहिए। एक तो तरीक़ाकार ये हो सकता है, इससे सबकी तसल्ली हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये अभी थोड़ी देर पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने वाले आपने जो क्लिप चलाए हैं और हज़रत उमर का इससे पहले के क्लिप्स में ज़िक्र करने वाले, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करने वाले, ये तमाम क्लिप्स चलाने वाले, इनमें से तो कोई भी ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ये तमाम तारीख़ी हवाले जो दिए जाते हैं जिसमें 1990 में काला धन सफ़ेद करने वाली स्कीम में किसी ने अपना काला धन पाकिस्तान ला के सफ़ेद किया हो, कोई आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी किसी रियासत मदीना की। आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जिसमें किसी साहब के कोई रिश्तेदार जो हैं उनके नाम पे 200 कनाल ज़मीन कर दी जाए और वो साहब जो ज़मीन अपनी दें उन्हें, उनके 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो इंग्लिस्तान से लाके उन्हीं के अकाउंट में तोहफे के तौर पे जमा करवा दिए जाएं। आपको किसी रियासत मदीना में ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगी। आपको कोई रियासत मदीना ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आप सरकारी तोहफे जो हैं वो ठीक है अपने इस्तेमाल के लिए लेना चाहें तो लें, मगर आप एक कारोबार बना लें कि आप ताकत में हैं, रियासत को तोहफे मिलें, आप वो तोहफे ख़रीदें और बाज़ार में जाके महंगे बेच दें। यानी आप 14-18 करोड़ रुपया कमा लें सिर्फ़ रियासती तोहफ़ों से और एक कारोबार आपने बनाया हो, और फिर आप बोलें कि हमने तो उससे सड़क बनाई थी और जो उस वक्त के मेयर थे इस्लामाबाद के वो बोलें कि इन्होंने सड़क तो नहीं बनवाई थी, वो तो इस 30 लाख रुपए के इवज़ बनी थी। तो ये किस तरह के हवाले हैं, ये किस तरह की ज़बान है? और अभी मैंने बहुत सी बातें, क्योंकि बहुत अली बाला बाबा 40 चोर इस तरह की गुफ्तगू हुई है, मायूब बातें भी की जा सकती हैं, फजूल बातें भी की जा सकती हैं, लेकिन अगर मैं कोई मायूब बात करूँगा तो मैं किसी और शख्स के मुतल्लिक नहीं बात कर रहा हूँगा, मैं अपना किरदार दिखा रहा हूँगा। जब आप ऊँची आवाज़ में बोलते हैं या किसी के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो आप तबसरा अपने आप और अपनी अपब्रिंगिंग पे कर रहे होते हैं, किसी और पे नहीं कर रहे होते। इस वजह से मैं बात को यहीं, जो आपके सामने केसेस हैं, 1990s का केस है आपके सामने, रेगुलराइजेशन वो जो 200-300 केनाल रेगुलराइज करवाई गई है बनी गाला में, वो केस है आपके सामने। वो केस है जिसमें 200 केनाल ज़मीन बनी गाला के पास पहले दी गई। सर पॉइंट आ गया, अब ये रिश्तेदार को इमरान खान साहब के, और फिर जेल में बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब मैं जरा आगे जाऊंगा। डॉक्टर साहब पहले मेरा सवाल सुन लें, 1 मिनट यार, 1 मिनट। आप बेशक उनको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो मौजूद है, लेकिन ये जो कुछ FIA आज कर रही है, जो मेरे नज़दीक शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने रिलीफ दिया है और मेरे नज़दीक मुबैना तौर पर नाजायज़ रिलीफ दिया है, वो चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, है तो प्राइम मिनिस्टर या राना सनाउल्लाह साहब क्या कर सकते हैं? जब तक पहले मेरी बात सुने ना, आपसे सवाल है, ये आप जिम्मेदार हैं इसके। 3.5 साल में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं कर सके। FIA को आपने क्या बनाया हुआ था? मतलब घर की लौंडी बनी हुई थी ना सर। जहांगीर तरीन को हथकड़ी नहीं डली ना, आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कर दिया, आपने बैंकिंग कोड में तबादला करवा दिया क्योंकि उन्होंने ग्रुप बना लिया था। तो आप तो खुद ब्लैकमेल होकर आपने FIA को उस लेवल पे खड़ा ही नहीं किया कि आज वो शहबाज शरीफ साहब को, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अकाउंट फॉर करें। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। देखें,
देखिए कामरान, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रोग्राम ना मेरे भाई तोशाखाना पे कर लो। मैं भी आ जाऊंगा, मुसद्दक मलिक साहब भी आ क्या बात जाए, कर रहा था? इनकी लीडरशिप घर क्या लेके गई हुई है वो भी कौम के सामने आ जाए। एक तो तोशाखाना का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ ना, बड़े प्यार से मेरे भाई ने बात किया, तो तोशाखाना का भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कर दो। दूसरा, ये जो आप FIA की बात कर रहे हो ना, ये इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, मिट्टी पाओ। माजी में जाके क्या करना है यार? क्या हुआ अगर आपके सिटिंग इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर पे 40 अरब रुपए के करप्शन के मुकदमात हैं, फर्दे जुर्म लगने वाली है, उस्मान साहब माफ कीजिएगा, उस्मान साहब माफ कीजिएगा, उस्मान साहब एक मिनट मुझे कंप्लीट प्लीज कर उस्मान साहब माफ कीजिएगा, प्रोसिक्यूशन किसने करनी थी? उस्मान साहब प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर करप्शन के ऊपर मुझे बोलने देना। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका। वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन आपकी जिम्मेदारी थी, पॉइंट आ गया। करप्शन के केसेस है, मटी पाओ। 26 वज़रा इस कैबिनेट के प्रोसिक्यूशन की बात किसकी जिम्मेदारी थी भाई? मटी पाओ। जो प्रॉपर्टियों की ये मनी ट्रेल नहीं दे सके एवन फील्ड्स अपार्टमेंट की, कतरी खाता आ गया, मटी पाओ। सारा भूल भुला जाओ। आपने जहांगीर तरीन को रिलीफ दिलवाया, FIA से क्यों दिलवाया? ये सवाल था मेरा। करप्शन लीगलाइज कर दो। इफ्तिखार साहब ये कहते हैं पाकिस्तानियों इस मुल्क में करप्शन I have not said it and don't try to give your words in my mouth। और यही तो कह रहे हैं मेरे भाई, आगे बढ़ो, मैंने ये नहीं कहा, इनको माफ कर दो, इनको जाने दो। यही मेरा लीडर बात मेरा सवाल ये है कि आप 4.5 साल क्यों सजा दे सके? इन्होंने लूटमार की है, ये दारों ने एहतसाब करना है, इन अदारों ने एहतसाब करना है ना। तो आपके पास भी जा रहे थे, यही कमजोर करके गए थे जिनको मेरा लीडर आपके पास अदारे थे, आप क्या कर रहे थे? 3 साल में तो मजीद कमजोर हुए यार। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, उस्मान भाई, कुछ तो मान ले अपनी गलती यार। हाँ ने कोशिश की, कमीशन बने, चीनी कमीशन बना, फलाना कमीशन। उसके बाद क्या हुआ? उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई चीनी कमीशन की? किसी यार वैसे नहीं उस्मान भाई, बात ये है, जहांगीर तरीन जिसको ये चीनी चोर कहते थे, इनके साथ बैठा हुआ है। वो तो इनसे सवाल होगा ना यार, वो तो इनसे सवाल होगा यार उस्मान भाई, आप तो यार इस तरह आपने घुमाया बात को। भाईजान एक मिनट, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने आपसे ये पूछा है कि FIA को 3.5 साल में आपने अपने पांव पे खड़ा होने नहीं दिया, जहांगीर तरीन को के लिए आपने रिलीफ दिया, वो खुफिया मुलाकातें मुबैना आपकी हुई, इमरान साहब की उनसे उनके बंदे मिले ओपनली आके, जहांगीर तरीन ग्रुप से आप ब्लैकमेल हुए, तो फिर आपने क्या किया? लानत भेजते ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर यार, जो ब्लैकमेल होके इदारों को तबाह करके जिसमें आप बैठे हुए थे, और आज ये भी ऑब्वियसली रिलीफ ले रहे हो उससे, मैं तो उसको भी कंडेम कर रहा हूं। लेकिन इनको कंडेम करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी उस्मान भाई जी। भाई मेरा पॉइंट ये है, प्रोसिक्यूशन तो इनके पास है ना यार, ये तो सर आगे आप बताएं। अब ये देखें, अब तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, भाई बाकियों को भी ले आना बीच में, तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनको वो अब आवाम के ऑप्टिक्स के साथ इस लिहाज सही खेल रहे हो, कह रहे हैं देखें जी 40 अरब वाली बात वो तो हमने कर दी। आगे सुने, नवाज शरीफ साहब अब आ जाएंगे, आने के बाद जो है वो जलसे करते फिरेंगे, तो ये तो आपने सारा रिवर्स कर दिया। तो साहब देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं इफ्तिखार साहब से पूछ रहा हूं। कामरान मैं एक बात कहना चाहता हूं कामरान, मैं जमहूरी अमल में यकीन रखता हूं। अच्छी बात है। ये 20 लाख कह रहे हैं, मैं कहता हूं 40 लाख लोग ले जाएं। शायद इनको याद नहीं है कि 2 मुकदमात इन पे भी बने थे, टीवी वाला दूसरा, और 4 साल के बाद इन्होंने उसमें से जाके बरियत हुई थी इनकी जी। ऐसे ना करें, मैं इसलिए कहता हूं माजी में ना रहें। बड़ी अजीब हो गई सिचुएशन में, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी इफ्तिखार साहब, ये मेरे ख्याल शायद ये जो बात कर रहे हैं उन सहाफियों की लिस्ट को जारी कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा। शुक्र जी, मेरा तो अभी तक नाम नहीं, उसके अंदर लिस्ट फौरन जारी करें ताकि मैं तो सुरखरू अल्लाह के आगे। कल तक दीजिए इजाजत।